नमस्कार डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं प्लस लर्निंग के डायरेक्टर मिस्टर राजू जोशी जी। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया साइट्स पे प्लस लर्निंग की तरफ से एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसका थंबनेल था कैंपस लाइफ एट द प्लस लर्निंग। उस वीडियो पे काफी पेरेंट्स के काफी सराहनीय कमेंट्स आए, काफी सवाल जवाब भी हुए और उन्हीं में से कुछ पेरेंट्स के जो कि सवाल जवाब एक जैसे थे उन पे हम लोग लेके आए हैं इस मीटिंग में। मैं सवाल जवाब देना चाहूंगा। जो पहले पेरेंट्स थे मिस्टर रमेश जोशी जी, इनका पूछना है, ये कहते हैं ग्रेट सर, फ्रॉम वियर न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग, प्लीज लेट मी नो। इसी क्रम में एक दूसरे अभिभावक हैं, वो हमसे पूछते हैं, उनका नाम है सुजान रे। वो कहते हैं सर, फ्रॉम विच क्लास अ स्टूडेंट शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये सवाल काफी पेरेंट्स का एक जैसा रहता है कि हम कब से कॉम्पिटिटिव क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे अपने यहाँ पे। फिर अगले पेरेंट्स पूछते हैं उमा कौर, ये कहते हैं सर, आप लोग स्टूडेंट की प्रोग्रेस के लिए ट्रैकिंग कैसे कर पाते हैं? जनरली बाकी सब इंस्टीट्यूट यही बोलते हैं कि स्टूडेंट इज स्टडिंग गुड, लेकिन बाद में सिलेक्शन रह जाता है। ये भी जेन्युइन क्वेश्चन है पेरेंट्स का। अगला क्वेश्चन हमारे पास भेजते हैं, इनका नाम मेंशन नहीं है बट ये है बडीज गेमर। ये पूछते हैं 11th में एडमिशन करने के लिए क्या करना है, प्लीज बताइए। सर हम आगे इस सवाल का जवाब देंगे। और अंत में एक पेरेंट्स पूछते हैं, इनका नाम है भास्कर जोशी। ये कहते हैं सर, कौन से क्लास से एडमिशन स्टार्ट होते हैं? मेरा बेटा अभी 8th क्लास में है। तो ये अभिभावक थोड़ा चिंतित लगते हैं। तो सर एक एक करके प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है रमेश जोशी जी का। जैसे ये कह रहे हैं कि ग्रेट सर, फ्रॉम व्हेन न्यू बैच आर स्टार्टिंग, प्लीज लेट मी नो। तो सर इनके सवाल का आंसर कर दीजिए। पहले तो ये वीडियो जो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, तो उसके लिए सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स और सारे जो वेल विशर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और इन सारे क्वेश्चंस को जितना मैं देख पा रहा हूँ, तो उन सारे क्वेश्चंस को अगर हम देखा जाए तो मेनली 3 या 4 जो बेसिक कैटेगराइजेशन है, हम उसमें इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला सवाल बेसिकली ये है कि कब से हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा सवाल मैं देख पा रहा हूँ कि कौन सी क्लास से बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तीसरा सवाल क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन से, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग से रिलेटेड है। तो ये कुल मिलाकर के 3-4 तरीके के सवाल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं पूरा डिटेल से ही सारी चीज़ें बता देता हूँ, ताकि जो सवाल हमारे यहाँ पर है उसके अतिरिक्त भी अगर कोई और सवाल अभिभावकों के मन पे हो तो उनका भी सभी लोगों को आंसर्स मिल जाएं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे वहाँ पर कोर्सेज कितने टाइप के हैं। देखिए, हम लोग प्लस लर्निंग में जनरली 2 तरीके के बैचेज चलाते हैं। एक बैच का नाम है SIP, जिसको हम लोग स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहते हैं। दूसरा जो बैच है जिसको हम लोग रेगुलर नाम से हम लोगों ने उसकी कोडिंग करी हुई है, जिसको हम लोग इवनिंग बैचेस भी बोलते हैं। मतलब कि वो बच्चे अपने अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं और शाम को अपनी क्लासेस लेने के लिए हमारे पास आते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले जो SIP बैचेस की है। SIP बैचेस में हम लोग एडमिशन लेते हैं फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड। 9वीं कक्षा से बच्चे हमारे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर पे बच्चे स्कूल और कोचिंग दोनों चीज़ों को एक साथ करते हैं। स्कूल का जो करिकुलम है, स्कूल का जो सिलेबस है, वो प्लस अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो साथ ही करते हैं। तो क्लास 9th 10th 2 ईयर का प्रोग्राम ये रहता है और 11th और 12th अगले 2 साल का प्रोग्राम ये रहता है। और दूसरा जो रेगुलर कोर्सेज हैं उसके भी हम लोग 8th 9th क्लास ऑनवर्ड ही बैचेज स्टार्ट करते हैं। उसमें भी सेम तरीका है, बट उसमें क्या होता है, उसमें सारे बच्चे अपने अपने जो भी रिस्पेक्टेड स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में जाते हैं और आफ्टर द स्कूल आवर्स, स्कूलों से जब छुट्टी जाती है तो उसके बाद दे ज्वाइन अस। तो ये 2 तरीके के कोर्सेज हैं। इसमें भी जो 9th और 10th वाला कोर्सेज है इसको हम लोग फाउंडेशन कोर्सेज कहते हैं, और जो 11th और 12th वाला कोर्स है उसको जनरली हम लोग सुप्रीम करके कोड किया हुआ है, तो वो 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। 9th और 10th में जनरली जो एग्जाम हम लोग कवर करते हैं वो उनके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ पे NTSC और डिफरेंट ओलंपियाड्स होते हैं, उनको उन एग्जाम्स को कवर करते हैं। और साथ ही साथ मैं जनरली सबसे ज़्यादा फेवर में रहता हूँ, और जितने भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं उन सारे पेरेंट्स से एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, अगर आपको किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा को जीतना है, किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में अगर अपने बच्चे को कामयाब बनाना है, तो आपको बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से शुरुआत करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी से आप उन चीज़ों की तैयारी करेंगे, आप ज़्यादा बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे और आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो 9th क्लास और 10th क्लास को हम लोग फाउंडेशन क्लासेस कहते हैं, और 11th और 12th क्लास में फिर डायरेक्ट
जेई और नीट की प्रिपरेशन बच्चा करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही हमारे नीट और जेई का सिलेबस भी है। तो दोनों सिलेबस सेम है और उसी सिलेबस के साथ साथ बच्चे अपने स्कूल की तैयारी के साथ साथ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं। एक सवाल का जवाब तो ये है। दूसरा सवाल जो बच्चों ने पूछा है कि हमारे बैचेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों के जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं वो एक बैच अभी 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और जो बाकी के बैचेज हैं एक हमारा 20 मार्च के आसपास से स्टार्ट होगा। फिर ऐसे करके हर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बीच बीच में अलग बैचेज स्टार्ट होते रहेंगे। और एक जो तीसरा सवाल एक अभिभावक ने पूछा है कि सर आप लोग स्टूडेंट की ट्रैकिंग कैसे करते हैं? या बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ट्रैकिंग कैसे करते हैं। लेकिन ट्रैकिंग से रिलेटेड क्या होता है, बहुत सालों के अपने जो एक्सपीरियंसेस के बेसिस में मैं बता रहा हूँ। हमारे खुद के बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में है अभी। तो जैसे जब हम लोग कभी पीटीएम के दिन वहाँ पे जाते हैं तो वो हमारे सामने एक रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड ले आते हैं और उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के जिस भी सब्जेक्ट में नंबर कम होते हैं तो बोलते हैं सर ये बच्चा उसमें कमजोर है। अब वो हमें ये तो बता देते हैं कि बच्चा इसमें कमजोर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई बच्चा अगर 11वीं कक्षा में पढ़ता है और उसके मैथ्स में नंबर कम है और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई मैथ्स में आपका बच्चा कमजोर है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ना कि बच्चा पूरी मैथ्स में कमजोर है। भाई मैथ्स में अगर 11th क्लास में बात करें तो 10 से 12 चैप्टर्स होते हैं, तो बच्चा उन 10-12 में से सारे में कमजोर है क्या? अगर सारे में कमजोर नहीं है तो ये एक कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई कौन से चैप्टर्स में बच्चा वीक है। तो हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे जो टीचिंग पैटर्न है उसको हम लोगों ने सेगमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। जनरली हम लोग उसको मॉड्यूल कहते हैं। एक चैप्टर के अंदर पे हम लोगों ने एक चैप्टर को हम लोग असाइनमेंट कहते हैं और एक असाइनमेंट के अंदर पे हम लोगों ने 3 या 4 मॉड्यूल बनाए होते हैं। तो आप जो हम लोग यहाँ पर जो टेस्टिंग बच्चों की करते हैं, जो वीकली टेस्ट या जो फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में हम लोग बच्चे को हमेशा मॉड्यूल बेसिस पे ही टेस्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में पहले चैप्टर के अगर 2 मॉड्यूल हैं तो पहले वाले वीक में उसका फर्स्ट मॉड्यूल का चैप्टर टेस्ट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा या जब तक उसका सिलेबस आगे पहुंच जाएगा तो फिर 2 मॉड्यूल का टेस्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक माइक्रो लेवल पे बेसिकली बच्चों को ये बता सकते हैं कि भाई आपके पूरे के पूरे मैथ्स में से कौन से चैप्टर में आप वीक हो और उस चैप्टर के भी कौन से मॉड्यूल में आप वीक हो। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग जब हम बच्चे की ये सारी कमियां आइडेंटिफाई कर चुके होंगे तो अकॉर्डिंगली हम बच्चे को ये फीडबैक भी दे सकते हैं कि बेटा आपके ये वाले आप चैप्टर ठीक कर दो। उसके लिए हम लोगों ने एक बैकअप प्लान भी बनाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी बच्चे से ये कह दिया कि भाई आपका कोई x नंबर का चैप्टर कमजोर है, तो फिर ऑब्वियसली एक सवाल आता है कि फिर वो ठीक कैसे होगा। तो डेफिनेटली हमें वहां पर एक हेल्पिंग टूल के जैसे, एक गाइड के जैसे बच्चे के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। तो हम बच्चे को उस पर्टिकुलर चैप्टर में पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब बच्चा उस चैप्टर को ठीक कर लेता है तो वापस से उसको एक टेस्ट किया जाता है। जब वापस से उसको हम टेस्ट कर लेते हैं तो एक ओवरऑल आपके पास आ जाता है कि भाई बच्चे ने साल के एंड तक ये सारे चैप्टर्स इस मार्क्स के हिसाब से निकाले होते हैं। और फिर जब सेशन क्लोज होने वाला होता है उन दोनों फिर हम लोग कंबाइंड टेस्ट लेते हैं। मतलब कि जैसे पूरे के पूरे चैप्टर्स में से 10, अगर टोटल 10 चैप्टर है तो हमारे हिसाब से 10 असाइनमेंट हो गए। वो 10 असाइनमेंट्स में से पहले 4 असाइनमेंट का टेस्ट, फिर अगले 4 असाइनमेंट का टेस्ट, फिर अगले 4 असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट का टेस्ट, कुछ ऐसे करके डिवाइड करते हैं। और उसके बाद फिर फाइनली आधे चैप्टर्स का टेस्ट, फिर आधे चैप्टर का टेस्ट और फाइनली फिर फुल सिलेबस के टेस्ट होने स्टार्ट होते हैं। तो एक तरीके से आपके चैप्टर से लेकर के पूरे सिलेबस के बहुत सारे टेस्ट आपके पास हो चुके होते हैं। अब इसमें जैसे अब यही अभिभावक लिख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा कहते हैं लेकिन लास्ट में सिलेक्शन रुक जाता है। अब देखिए मैं एक बात बड़ी ऑनेस्टली आपको कहना चाहता हूँ, देखिए जो सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, जो तरीका हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, अगर आपके अंदर वो उसको फॉलो करने के लिए 100% डेडिकेशन है तो हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हमेशा अध्यापक या कोई कोच या कोई टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है ना। वो आपको सफलता के लिए आपको इस ओर से उस ओर खींच के नहीं ले जा सकता, वो आपको मार्ग बता सकता है, वो आपको रास्ता बता सकता है कि बेटा दिस इज द वे और मैं आपके इस रास्ते में हर एक मुश्किल और कठिनाई में आपके साथ खड़ा हूं। तो बस जरूरत है कि बच्चे को, स्टूडेंट को अपने गुरु की उंगली पकड़ करके जैसा जैसा उसका गुरु बताए वैसा वैसा करना। और इसके अलावा पे ये आपने कुछ सवाल पूछे तो मुझे लगता है कि सारे सवालों के बहुत सारे लगभग सारे सवालों के जवाब हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। उसके अतिरिक्त जैसे मैं कुछ चीजें और शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे अभिभावक बोलते हैं कि हम लोग कौन सी क्लासेस से स्टार्ट करें,
ये एक कौन सी इसमें इसमें भी हाँ, पूछा काफी गया है अभिभावक के सवाल है। कौन सी क्लासेस से हम बच्चों की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो देखिए, वैसे तो आप जब जागो तब सवेरा, तब सवेरे जिसमें आप शुरू कर दो उसमें से आपकी तैयारी शुरू है। हाँ, लेकिन अगर आप एक बड़ी सफलता के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसकी प्लानिंग भी पहले से पहले करनी से पड़ेगी। नहीं पड़ी। ऑन एंड सडन ओवरनाइट कभी कोई कामयाब नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस हैज नो शॉर्टकट, नो शॉर्ट। है ना। तो आपको उसको हमारे सुझाव के हिसाब से सबसे बेस्ट क्लास होती है क्लास 9। हम लोगों ने अपने वहां पर भी प्रोग्रामिंग अभी क्लास 9th ऑनवर्ड ही इसलिए स्टार्ट करी है। उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप मतलब आप एनसीईआरटी के सिलेबस को देखेंगे, जो आपके 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, वो सारे के सारे टॉपिक आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलते हैं। बट डिफरेंस इज व्हाट, 11th क्लास में उनके फुल वर्जन मिलेगी, आपको पूरा एलेबोरेशन ऑफ द टॉपिक मिलेगा। लेकिन 9th क्लास में उनका आपको इंट्रो मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा। अब मैं और ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देखिए, ऐसे 12th के सिलेबस को आप पूरे के पूरे 10th के सिलेबस में पाएंगे। फिजिक्स के अंदर भी आप इलेक्ट्रिसिटी, जैसे 10th के इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर उठाओ, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। 12th क्लास का पहला चैप्टर वही वाला है। ऐसे आप मैग्नेटिज्म उठाओ तो वहां पर चैप्टर, ऐसे लाइट रे ऑप्टिक्स वाला उठाओ तो वहां पर आपको चैप्टर मिलेंगे। तो सेम चैप्टर आपको मिलेंगे। तो अगर आप 9th और 10th क्लास से ही इन कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग, अर्ली एज से, मैं तो कई बार इसको एक दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि भाई जैसे आप कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने से पहले आपको उस भाषा की वर्णमाला सीखनी पड़ती है। आप जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको एबीसीडी सीखना पड़ता है, अल्फाबेट सीखना पड़ता है डेफिनेटली। तो ऐसे अगर हम 11th और 12th क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम तैयारी की बात करें तो भाई हमें उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आते हैं, 9th क्लास से स्टार्ट होते हैं। तो सारे पेरेंट्स से, सारे अभिभावकों से, सारे स्टूडेंट से मेरा ये कहना है, बेटा अगर आप लोग कुछ बड़ी कामयाबी को अपने जीवन में चाहते हैं, कुछ बड़े लक्ष्यों के साथ पे जीवन में अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा सुझाव रहेगा कि एज सून एज पॉसिबल यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जितने जल्दी से जल्दी आप चीजों के पीछे लग जाएं, उतना ज्यादा बेहतर आपके परिणाम और उतनी ज्यादा बेहतर आपकी सफलता के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी हम लोग 2 मार्च से, कल से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से हम लोगों के पास पे यहाँ पर जो है एडमिशन्स के लिए आने शुरू हो गए। ऑल्दो अभी जो है स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में अभी उनके जो हाउस एग्जाम्स होते हैं, स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं, वो चल रहे हैं। तो जैसा सर अभी आपने एडमिशन्स के बारे में बताया, तो एडमिशन का क्या प्रोसेस है? एडमिशन की प्रोसेस देखिए, हम लोग 2 तरीके से एडमिशन्स लेते हैं। एक एडमिशन्स तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इसको हम पीएल सेट कहते हैं, प्लस लर्निंग स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। वो टेस्ट आप जिस दिन यहाँ पर आओ, उस टेस्ट का एक बेनिफिट ये है, एक तो आप अपने आप के लेवल को चेक करते हो, दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि उस टेस्ट में आप जितना परफॉर्म करते हो वो परफॉर्मेंसेस के बेसिस में आपको यहाँ पर फीस में रिबेट भी मिल जाती है। तो वो आपको कितनी रिबेट मिलती है फीस में, या फीस कितनी है, अगर किसी अभिभावक के कुछ ऐसे सवाल हैं तो हमारे वेबसाइट में pluslearning.ac.in एक वेबसाइट ये है, pldigital.live एक वेबसाइट ये है। आप यहाँ पर जाकर के सारे के सारे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में जाकर के आप पूरे के पूरे फीस की डिटेल, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें कवर करते हैं, उसको आपको देनी कैसे है, फीस कौन सी, मोड ऑफ पेमेंट कैसे हैं, और उसके अलावा भी उसमें स्कॉलरशिप की डिटेल क्या है, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट वेबसाइट। सर एक अभिभावक ये लास्ट में अपने बच्चे को लेकर काफी चिंतित लग रहे हैं, ये पूछते हैं कि मेरे सर कौन सी क्लास से एडमिशन स्टार्ट होते हैं, मेरा बेटा भी 8th क्लास में है। हाँ, तो क्या सर 8th क्लास का 8th क्लास में देखिए, 8th क्लास फिर से मैं कहूंगा, जैसे 9th क्लास के बारे में मैंने बोला, 10th क्लास के बारे में मैंने बोला, 11th से तो ऑल्दो स्टार्ट हो ही जाती है। 11th में तो जो बच्चा है उसको तो बिना देर करे, बिना विलंब करे अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। मैं हमेशा हर बच्चे से यही बोलता हूँ, क्योंकि भाई अगर हमें रास्ते में ज्यादा दूर तक जाना है तो हमें समय से निकलना पड़ेगा, टाइम से निकलना पड़ेगा। अब जैसे ये 8th वाले हैं, 8th क्लास को बहुत ज्यादा लाइटली बच्चे या पेरेंट्स या स्कूल वाले लेते हैं। उसके पीछे मैं आपको एक बहुत बड़ा, आपको मतलब 8th क्लास की इंपॉर्टेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 8th क्लास के अगर आप मैथमेटिक्स उठाएंगे जी, 8th क्लास की मैथमेटिक्स इज बेसिकली, अब मैं उसको हिंदी में बोलूं तो नट बोल्ट है मैथमेटिक्स के। अच्छा, कल पुर्जे हैं मैथमेटिक्स के। आप क्यूब रूट निकालना 8th क्लास में सीखते हैं, आप डेसिमल के साथ पे डील करना 8th क्लास में सीखते हैं, स्क्वायर रूट निकालना क्लास 8th में सीखते हैं, आप रेशियो, प्रोपोर्शन,
ये सारी चीजें जो है आप कौन सी क्लास में सीखते हैं? 8th क्लास में सीखते हैं। और उसके बाद ये चीजें आपको थ्रू आउट द एकेडमिक आपकी जो यूज होती है। लाइफ है वहां पर कहीं पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन यूज यूज सब जगह पे होती है। भाई 8वीं जैसे हम लोग क्लास 9th में 10th में 11th 12th में पढ़ाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन जैसे ना हम लोग एक बहुत जनरल डिस्कशन बच्चों के साथ में करते हैं कि भाई अगर आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ज्यादातर बच्चों को डर जो है ना न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत लगता है। जो क्वेश्चंस आता है फिजिक्स के अंदर पे, मैथ्स के अंदर पे, केमिस्ट्री के अंदर पे ना, तो ज्यादातर बच्चे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट उस वाले क्वेश्चन में स्टक कर जाते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पूरे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आप उठाइए, ब्रॉडली पूरे क्वेश्चंस में सिर्फ 3 ही पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चंस में दिया क्या हुआ, व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन, सबसे पहला पार्ट उसको डिकोड करना, उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा पार्ट, अब उस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन आपने यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, या कौन सा आपने मैकेनिज्म यूज करना है, कौन सी मेथड यूज करनी है। तो पहला पार्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, दूसरा पार्ट कि भाई व्हाट वी हैव टू अप्लाई, व्हिच कॉन्सेप्ट वी शुड अप्लाई, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैलकुलेशन। पहला पार्ट आपने क्या किया, आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे दिया क्या है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तीसरा कैलकुलेशन। तो ये 8th क्लास में चीज नहीं सीखी होगी ढंग से, तो आपको कैलकुलेशन आप स्टक कर जाओगे। और आज हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोगों को जो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम बच्चों के सामने दिखती है, सब कुछ लगा लिया, लास्ट में आंसर गलत निकाला क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आती। तो 10 टू द पावर में कुछ चीजें आएंगी, है ना, और नीचे डेसिमल में कुछ है, उसको बच्चा सही करना नहीं जानता है, क्योंकि वो 8वीं कक्षा में सीखनी चाहिए थी आपने। तो हम लोग जो क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत के कुछ समय हम लोगों का जो बेसिकली जो वर्कशॉप टाइप की चलती है वो ऐसे ही चलती है। उसके पीछे का क्या कारण है कि भाई कम से कम पहले इनकी कैलकुलेशन ठीक करो, इनके बेसिक जो है उनको ठीक करो। जब वो एक बार हो जाता है तो उसके बाद फिर सिलेबस बहुत तेजी से चलता है, बच्चों को बड़ा मजा लगता है, क्योंकि वो समझने लग जाते हैं ना। उससे पहले बच्चे समझ नहीं पाते कि है क्या चीज, कर क्या रहे। जब उनको चीजों में समझना शुरू हो जाएगा, व्हेन दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग द कॉन्सेप्ट, तो फिर उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में मजा आने लग जाएगा, फिर दे विल एंजॉय देयर स्टडी। और जब तक कोई भी चीज, हम किसी भी चीज को, चाहे वो पढ़ाई हो या जीवन का कोई और दूसरा काम हो, अगर हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, अगर हम उसको मजे नहीं ले पा रहे उस चीज में, तो वो चीज हमें ज्यादा दिन तक हम कर नहीं पाएंगे, फिर वो चीज हमें बोरिंग लगेगी। तो ये है सर, सारे बच्चों के सारे सवाल हैं। लगभग सारे सवाल हमने कवर कर लिए। उसके अलावा और जो कुछ ऐसे हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट्स में जाकर के, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर उसमें भी जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि जो खटीमा के लोकल रेसिडेंट हैं वो हमारे ऑफिस में आकर के ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आई थिंक सभी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और जैसा सर ने कहा कि कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू भी आप अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की